गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज ये नवोदय का ल्यूसेंट मैथ जो ल्यूसेंट वाली तुम्हारी बुक है उसके चैप्टर वाइज चैप्टर और हम पूरा का पूरा तुम लोगों को मैथ का कोर्स करवाएंगे, जिसमें क्रमानुसार 1 नंबर से तुम लोगों को पूरे क्वेश्चन लगवाए जाएंगे और इन क्वेश्चंस में का जो बेसिक है वो इन क्वेश्चन के साथ ही तुम्हें रूल समझाएंगे। तो व्यवस्थित तरीके से देखते जाएं। और आज ये अपनी क्लास स्टार्ट हो रही है, तो ये क्लास अपनी यूट्यूब पर भी उपलब्ध रहेगी और अपने प्रसून सर के चैनल पर भी उपलब्ध रहेगी। ठीक है, तो उस पर भी जाके आप देख सकते हैं। तो देखें, पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 1, 0, 3, 7 और 6 इनसे बनी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखो, इसमें हमें सबसे पहले क्या चीज का ध्यान रखना है, यहाँ हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, सबसे बड़ी। अब जैसे कोई भी अंक हमारे सामने लिखा हो, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 5 और 6, केवल अभी 2 अंक ले लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। अब हमें अगर 5 और 6 ये 2 अंक जो हमारे सामने, इससे अगर हमें बड़ी संख्या बनानी हो, कैसी संख्या बनानी है इनसे हमें बड़ी, अगर हमें इनसे बड़ी संख्या बनानी है तो हमारी संख्या क्या बनेगी, पहले हम बड़ा अंक लिखेंगे फिर छोटा अंक लिखेंगे। और अगर हमें इनसे छोटी संख्या बनानी है, अगर हमें इनसे छोटी संख्या बनानी है तो पहले हम छोटा अंक पहले लिखेंगे, बड़ा अंक बाद में लिखेंगे। अब ऐसे ही हमें चाहे 4 नंबर दिए जाएं चाहे उससे ज्यादा दिए जाएं, काम वही है अपना। ठीक है, तो अगर बड़ी संख्या बनाने को हमसे बोला गया है तो हम क्या करेंगे, पहले बड़ा अंक लिखेंगे यानी कि 7, फिर उसके बाद छोटा अंक यानी 6, फिर उससे छोटी संख्या यानी 3, फिर 1 और उसके बाद 0। यानी अगर ये बड़ी संख्या हमारी कौन सी बन जाएगी, ये बन जाएगी 76,310। ठीक, अगर कहा जाता है इसी सवाल में ये भी पूछ सकते थे कि इससे बनी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो छोटी संख्या में कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर हम पहले 0 लिखेंगे फिर 1 फिर 3 फिर 6 फिर 7। अब ये संख्या गलत है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमसे कहा गया था कि इन 5 अंकों से संख्या बनानी है, जबकि अगर इस संख्या को ध्यान से देखोगे तो ये 5 अंकों की संख्या नहीं है। इस संख्या को ध्यान से देखो तो ये 5 अंकों की संख्या नहीं है। अब बोलोगे सर ये 5 अंकों की संख्या तो दिख रही है हमें, इसमें हमें जरूर दिख रहा है कि यहाँ 0, 1, 3, 6, 7 है। ठीक है, लेकिन किसी भी संख्या के आगे 0 का कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए इसमें 0 का कोई महत्व नहीं है। तो ये कितने अंक की है, 4 अंक की, लेकिन हमें तो चाहिए 5 अंकों की संख्या, जो कि हमें 5 अंक दिए गए थे। तो इस 0 को हम कहाँ ले जाएंगे, इस 0 को लिखेंगे हम 1 के बाद, यानी हमारी नंबर जो बनेगी वो क्या होगी, हमारी होगी 10,367। ये हमारी नंबर बनेगी जो इनसे सबसे छोटी संख्या होगी इनसे बनने वाली। तो ये समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी नंबर दिया जाता है तो उससे बड़ी सबसे बड़ी संख्या कौन सी कैसे बनाते हैं, उससे सबसे छोटी संख्या कैसे बनाते हैं। ठीक है, आए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड हमसे कह रहा है कि अंकों में हमें दिया गया है, इसमें कौन कौन से अंक दिए गए हैं, 8, 0, 3, 9 और 5। इनके प्रयोग से बनने वाली हमें कितने अंकों की चाहिए, ध्यान से देखो, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, लेकिन हमें कौन सी चाहिए, यहां ध्यान से सुनना है सवाल को, विषम संख्या। कौन सी संख्या चाहिए, विषम संख्या। अब यहां पर एक बात आ जाती है, सम और विषम, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। सम और विषम, जिसकी इकाई पर, किस पर, इकाई पर 0, 2, 4, 6 और 8, कौन कौन से अंक होते हैं, जिसके इकाई पर 0, 2, 4, 6, 8 अंक होते हैं, वो संख्याएं 2 से क्या हो जाती हैं, वो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। मतलब क्या हुआ, विभाजित होने का मतलब क्या हुआ, विभाजित होने का मतलब है कि वो 2 से पूर्णतः कट जाती हैं, वो 2 से पूर्णतः कट जाती हैं। ठीक है, अब 2 से अगर पूर्णतः कट जाएगी, सम संख्या का मतलब है उसकी इकाई पर क्या होना चाहिए, फिर से बोलो, 0, 2, 4, 6 या 8।
अब विषम संख्या हो जाएगी इसका अपोजिट, यानी कि ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होगी। ठीक, तो ऐसा हम समझ लेते हैं कि 2 से संख्या ऐसी कौन सी लिखेंगे जो 2 से विभाजित नहीं होगी। देखें थोड़ा सा, तो 2 से संख्या विभाजित कब नहीं होगी, देखें तो उसको बोलेंगे हम कौन सी संख्या, विषम, जो 2 से विभाजित नहीं होगी। अब जब विभाजित 2 से जो नहीं होगी उसका इकाई का अंक क्या होगा, उसका इकाई का अंक होगा 1 या फिर 3 या फिर 5 या फिर 7 या फिर 9, और ऐसी संख्याओं को हम बोलेंगे कौन सी संख्या, विषम संख्या। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई अपनी, कौन सी संख्याओं में आ गई, ये आ गई अपनी सम संख्या समझ ली हम लोगों ने, और हम लोगों ने समझ ली विषम संख्या। ठीक है, तो अब हमें इन अंकों से बनाना है, कौन सी बनाना है, विषम संख्या, और बनाना है बड़ी से बड़ी। कैसी बनाना है, बड़ी से बड़ी। तो पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ के आए थे, अगर बड़ी बनाना हो तो बड़ा अंक पहले लिखते हैं, और छोटी बनाना हो तो, हाँ हाँ बोलो बोलो, छोटा अंक पहले लिखते हैं। तो इसमें बड़ा अंक कौन सा है, यानी पहले आएगा 9, उसके बाद 8, उसके बाद 5, उसके बाद 3, उसके बाद 0। लेकिन इसको ध्यान से देखोगे तो ये तो विषम नहीं है। हम लोगों ने ये सबसे बड़ी संख्या जो बना दी, ये एक कैसी संख्या है, सम है। क्यों सम है, कि क्योंकि पीछे इसमें क्या दिया गया है, 0, जबकि यहां हमें चाहिए थी कौन सी, विषम। तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट उसका सबसे पास वाला अंक होगा, जो इसका सबसे पास वाला अंक होगा, उसको हम क्या करेंगे, इसको इकाई के स्थान पर ले जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि हमारी संख्या क्या बनेगी इसमें, जो हमारे ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा सबको, यानी सबसे पहले 9, 8, 5, फिर 0, इसके बाद आ जाएगा तुम्हारा 3। तो ये बनेगी अपनी इन अंकों के प्रयोग से बनने वाली 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या। ऑप्शन मिलान भी कर सकते हैं, तो चौथा नंबर अपना सही है। ठीक, चलें देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अंकों, इसमें भी कुछ अंक दिए गए हैं हमें कि इन अंकों से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है जब एक अंक एक ही बार प्रयोग हो, और अंक कितने, हमें कितने अंकों की लिखना है, 5 अंकों की। और यहाँ अंक कितने हैं, गिनते हैं, अंक भी हमें कितने दिए गए हैं, 5 दिए गए हैं, और 5 अंकों से बनने की हमें बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। तो बना सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी बड़ा अंक पहले, तो पहले आएगा 8, फिर 7, फिर 4, फिर 2, इसके बाद फिर 0, यानी ये बन गई हमारी सबसे बड़ी संख्या, यानी ऑप्शन नंबर ये अपना सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 5 अंकीय विषम, बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो अंकों 3, 5, 7, 9 एवं 0 से बनाई जा सकती है। फिर से वही क्वेश्चन देखो, उसी टाइप का एक प्रश्न है। अब इसमें भी हमें विषम बनाना है। अब विषम बनाना है तो विषम में सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो हम बड़ी संख्या बना लेते हैं। तो बड़ी संख्या क्या बनेगी, बड़ा अंक पहले 9, 5, 7, और इसके बाद 3 और 0। ठीक, और अगर हमें अब इसको विषम बनाना है तो इस 3 को कहाँ ले जाएंगे, पीछे, यानी हमारा आंसर क्या बनेगा, 9, 5, 7, 0, 3। ये अपना आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 703, नहीं इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, 7 को लाएंगे, क्योंकि अंकों का जो क्रम है वो थोड़ा सा गलत है। इसमें हम पहले 9, 7, 5, फिर इसके बाद 0, फिर 3, ये अपनी सबसे बड़ी संख्या बनेगी, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा सबसे सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 1, 3, 0 यहाँ पर कॉमा है, 9, 7, इन अंकों की सहायता से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या जब एक अंक का प्रयोग केवल एक बार करना हो है। अब फिर से वही क्वेश्चन है, बड़ी से बड़ी संख्या, यानी 9 पहले लिखेंगे, फिर 7, फिर 3, इसके बाद 1 और फिर 0। बड़ी संख्या में बड़ा अंक पहले, छोटी संख्या में छोटा अंक पहले। ठीक है, तो ये ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्थानीय मान, इसको समझ लेते हैं कि पहले तो ये कहलाता क्या है। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा, स्थानीय मान कहलाता क्या है।
स्थानीय मान, मान स्थानीय मान क्या कहलाता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। स्थानीय मान क्या कहलाता है, जैसे अगर कोई संख्याएं तुम लोगों ने पढ़ी होंगी, जिसमें हम लोगों ने पढ़े हैं कि कोई जो सबसे पहले जो अंक होता है उसे बोलते हैं हम इकाई, उसके बाद दहाई, उसके बाद सैकड़ा, उसके बाद हजार, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख। ठीक है। अब जैसे हमने कोई भी नंबर लिख दिया 5 6 7 3 4 3 2 1, इस संख्या को अगर हमें पहले तो पढ़ना है, क्या करना है, पढ़ना है, तो इसको पढ़ेंगे कैसे? तो जब हम इंडियन मेथड में संख्या को पढ़ते हैं तो एक चीज ध्यान में रखते हैं कि पहला कॉमा 3 अंकों बाद, दूसरा कॉमा 2 अंकों बाद, और अगला कॉमा फिर से 2 अंकों बाद। ठीक है। और ऐसा करके हम क्या करते हैं, ये पढ़ना सभी को आता है, 321 लिखे हैं। इसके बाद अगला जो कॉलम होता है वो होता है हजार का। काय का होता है कॉलम? हजार का। नेक्स्ट कॉलम जो होता है वो होता है लाख का। काय का कॉलम? लाख का। और उसके बाद अगला कॉलम जो होता है वो होता है करोड़ का। ठीक। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर हम तुमसे कहें कि 4 का स्थानीय मान बताओ, किसका स्थानीय मान? 4 का। तो 4 कौन से स्थान पर है? जो 4 का जो स्थान है वो है हजार का। तो इस 4 का स्थानीय मान होगा 4000। कितना होगा? 4000, क्योंकि जिस स्थान पर है उसका उसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। अब अगर हम कहें 3 का स्थानीय मान बताओ, तो इसमें 3 का स्थानीय मान कितना होगा? 300। ठीक। 2 का स्थानीय मान समझ में आ रहा होगा? 20। ऐसे ही हमने कहा कि बताओ इस 7 का स्थानीय मान निकालो, तो यहां से हम काउंट करेंगे, जो 7 है वो तो लाख के स्थान पर है, तो ये आ जाएगा, इसका स्थानीय मान जो आएगा वो आएगा 7 लाख। कितना आएगा? इसका जो स्थानीय मान आएगा वो आएगा 7 लाख। ऐसे कॉमा लगा करके किसी भी संख्या को हम आसानी से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब ऐसे ही इस संख्या में ध्यान से देखो, तो 6 का हमें क्या चाहिए? स्थानीय मान चाहिए। ये तो इतनी बात हो गई स्थानीय मान समझने की। ठीक। अब हमें 6 का स्थानीय मान चाहिए, तो दिख रहा है कि 6 हमारा जो लिखा हुआ है वो सैकड़ा के स्थान पर है। और सैकड़ा के स्थान पर जब कोई चीज लिखी होती है तो वहां पर उसमें 100 का गुणा होता है, यानी 6 का स्थानीय मान क्या आ जाएगा? 600। अगर इसी सवाल में तुमसे पूछा जाता है कि इस 9 का स्थानीय मान बताओ, तो 9 का स्थानीय मान क्या होगा यहाँ पे? 9, क्योंकि 9 जो है वो इकाई के स्थान पर। इकाई माने कितना? 1। दहाई यानी 10। सैकड़ा यानी 100। हजार यानी, यहां से तो सभी जानते हैं, हजार यानी 1000। ठीक। तो इनको भी हमें याद में रखना है कि यार इकाई का मान निकालना है तो इकाई का गुणा, दहाई का मान निकालना है तो दहाई का गुणा। अब कोई को दिमाग में आ रहा होगा सर जीरो का स्थानीय मान क्या होगा? तो जीरो कहीं पर भी लिखा हो, किसी भी प्लेस पर, सोचो किसी भी संख्या का गुणा अगर हम जीरो में कर दें तो बराबर में क्या आएगा? जीरो आएगा। तो इस जीरो का स्थानीय मान भी क्या होगा? जीरो होगा। अगर इस हम 7 का स्थानीय मान निकालें, तो 7 का स्थानीय मान 7 दिख रहा है हमें कि हजार वाले स्थान पर है। किस पर है? हजार वाले स्थान पर है। तो 7 का हम स्थानीय मान निकालेंगे तो वो कितना आएगा? 7000 आएगा। ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संख्या देखें इसमें, और इसमें हमें 3 का स्थानीय मान तथा अंकित मान चाहिए। कौन सा मान चाहिए? अंकित मान चाहिए। तुम लोगों को थोड़ा सा याद करा दूं, ये जो अंकित मान होता है इसी को ही कहीं कहीं बोला जाता है आंकिक मान। क्या बोला जाता है? आंकिक मान। ठीक। अब ये आंकिक मान क्या कहलाता है? आंकिक का मतलब होता है जो मान किसका हो? अंक का हो। किसका हो? अंक का। यानी जो वहां संख्या लिखी उसके स्थान का मान नहीं चाहिए, केवल अंक का मान चाहिए। तो अगर हमने अंक का, तो यहाँ कितना लिखा है? 9, तो इसका अंकिक मान क्या होगा? 9 होगा। 6 का आंकिक मान क्या होगा? 6 होगा। यानी जो अंक लिखा हो उसका आंकिक मान वही होता है। अब हमें इसमें क्या निकालना है? स्थानीय मान तथा आंकिक मान में अंतर निकालना है। क्या निकालना है? अंतर। अब ये अंतर हम कैसे निकालेंगे? पहले तो 3 का स्थानीय मान देखेंगे कि 3 हमारा 1000 के स्थान पर है, तो 3 का स्थानीय मान निकालने के लिए 3 में गुणा कितने से हो जाएगा? 1000 से। तो इसका स्थानीय मान कितना निकल आया? 3000। ठीक। अब 3 का हमारा आंकिक मान क्या है? 3 का आंकिक मान बोल लो या अंकित मान बोल लो, वो तो 3 है।
और एक चीज यहाँ पे सभी को याद रखनी है, इसको बार बार मैं बताता भी हूँ क्लास में, कि अंतर का मतलब क्या होता है। अंतर माने होता है माइनस करना या घटाना, कहीं पर भी लिखा आ जाए अंतर, तो इसको क्या कर देंगे हम, घटा देंगे। तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, यहाँ पे बचेंगे 7, फिर बचेंगे यहाँ पे इसके 9, फिर से 9, और यहाँ हासिल आएगी तो यहाँ बचेंगे 2, यानी 2997 इसका अपना आंसर आ जाएगा। तो इसका हमने स्थानीय मान निकाला, अंकित मान या अंकित मान कोई भी हो उसको निकाला, और उसके बाद हमने उसको सॉल्व किया, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 46,890 में 4 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर है। ये क्वेश्चन पीछे करके आए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन वैसे समझाने की जरूरत है। चलें पहले तो इसको करके देखें, ठीक। तो वीडियो को पॉज करें और करके देखें, उसके बाद फिर बाद में देखना वीडियो। तो ये देखें, इसका स्थानीय मान अगर हम निकालने जाएंगे तो जो 4 है, अगर यहाँ कॉमा हम कहाँ लगाते थे, 3 के बाद, 3 अंकों के बाद, और उसके बाद फिर आगे पढ़ते हैं, यानी ये जो 4 है हमारा वो 10,000 की जगह पर है। कहां पर है, 10,000। तो हमने 4 में स्थानीय मान निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 10,000 से, ठीक। तो इसका 4 का जो स्थानीय मान निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 40,000। कितना आ जाएगा, 40,000। और अंकित मान तो 4 का 4 ही होगा। अब इसको तुम क्या करो, अंतर थोड़ी देर पहले समझाया था, चलें बताएं क्या कहलाता अंतर। कुछ बच्चे बोल रहे हैं अंतर मतलब घटाना, तो घटा दे इसको। घटाने पर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा इनमें से, दिख रहा है हमें, 4 गए 6 बचेंगे, यहाँ 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, और यहाँ पे 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच हो रहा है, तीसरा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का योगफल होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है, ये संख्याएं थोड़ी समझ लो, समझने के बाद आगे बढ़ते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या, तो जब हमसे कहा जाए अंक, क्या कहा जाए, अंक, तो हमारे दिमाग में आता है, जैसे हमने पूछा बताओ इसमें कितने अंक हैं, आप बोलोगे सर 4 हैं, 1 2 3 4, कितने अंक हैं, 4 हैं, ठीक। इसमें कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 5 अंक हैं, ठीक। इसमें कितने अंक हैं, गिनो, इसमें 3 और 3 6 अंक हैं, तो ये कहलाते हैं अंक, ठीक है। अब अंकों की अगर हमें बड़ी संख्या बनानी हो, क्या बनानी हो, बड़ी संख्या, ध्यान देना, बड़ी संख्या, और उसी की बनानी है हमें आगे चल करके कैसी संख्या, छोटी संख्या। जैसे अंक पे आ जाओ, एक अंक की बड़ी संख्या क्या होगी, तो अगर हम अंकों को काउंट करते हैं तो हम लोगों ने देखा होगा, जैसे गिनती जब गिनते हैं तो एक अंक में सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है, दिमाग में आ रहा होगा कि एक अंक का तो सर सबसे बड़ा अंक होता है 9, तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या भी कौन सी हुई, 9। और छोटा अंक, सबसे छोटा अंक कौन सा होता है, तो एक अंक में सबसे जो छोटा अंक होता है, कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर 0, क्या हम 0 से काउंटिंग कर सकते हैं, किसी चीज को गिनना हो तो शुरुआत 0 से करते हैं या 1 से करते हैं, हम शुरुआत करते हैं 1 से। तो सबसे जो छोटी संख्या होगी वो कौन सी होगी, एक अंक की 1। अब आ जाएं 2 अंक की, 2 अंक की बड़ी संख्या 99, ठीक। और 2 अंक की सबसे छोटी संख्या वो क्या होगी, 10, ठीक। तो ऐसा क्यों कि 99 है, क्योंकि 99 से अगर इसमें हम एक भी प्लस करके देखेंगे तो फिर इसके बाद जो संख्या आएगी वो 100 होगी, यानी 100 हो गए तो कितने अंक हो जाएंगे, बताएं। 99 में हमने केवल क्या जोड़ा, 1 जोड़ा, कितने आ गए, 100 आ गए। तो 100 में कितने अंक हो गए, 3 अंक हो गए। अगर इसमें से हम एक भी माइनस करेंगे तो 3 अंक में से कितने हो जाएंगे, 2 अंक हो जाएंगे, यानी इससे छोटी 3 अंकों की संख्या पॉसिबल नहीं है, और इससे बड़ी 2 अंकों की संख्या पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये इसका तरीका है। तो बड़ी संख्या लिखना है तो 9 को लेते जाओ, जितने अंक चाहिए उसके हिसाब से आगे लिखते जाओ। तो ये हो गई 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, 3 अंकों की छोटी से छोटी, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी। अब इसी प्रकार से तुम 4 5 6 7 8 9 अंकों की बड़ी से बड़ी सब लिख सकते हो, ठीक है। अब आ जाए अपने क्वेश्चन पर।
तो क्वेश्चन कह रहा था हमारा 4 अंकों की बड़ी, तो 4 अंकों की बड़ी अब तो समझ में आई होगा 9999। और 4 अब सबसे छोटी, अब इधर देखना, इधर अंक नहीं लिखे, लेकिन कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब कितने अंकों की पूछ रहे हो वो, 4 अंकों की। तो 4 अंकों की सबसे छोटी कितनी होती है, 1000। अब इसका क्या चाहिए हमें, योगफल। ठीक है, योगफल का मतलब होता है बच्चों जोड़। क्या होता है, जोड़। उनके जोड़ने पर जो आंसर आएगा वो होगा योगफल। जोड़ दो उनको, जोड़ देंगे तो यहाँ कितने आ जाएंगे, 9 9 9 और 9 और 1 10, यानी 10,999। तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 3। ठीक है, तो ल्यूसेंट का ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या का योग क्या है। ये आराम से कर सकते हो, इसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद अंतर निकालना है, तो अंतर जानते ही हो कि घटाना करना है, इसको भी कर सकते हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब इसको समझते हैं। दो, इसके पहले वाले 2 क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क में है, वो करके बताना। जो वीडियो में देख रहे हो वो कमेंट करके बताना आंसर क्या है। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 12। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से कैसी विभाजित करना है हमें उसको, पूर्णतः। पूर्णतः विभाजित का पहले तो मतलब समझो कि पूर्णतः विभाजित का मतलब क्या होता है। जैसे अगर कोई संख्या लिखी हमने हमने कहा बताओ ये जो 6 लिखा हुआ है क्या ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, बोलोगे सर हाँ हो जाता है। ठीक है, हमने लिख दिया 7, अब इसको विभाजित 2 से हमने किया तो ये पूर्णतः हो गया, हमारा आंसर भी आ गया 3। लेकिन अगर इसको हम 2 से विभाजित करें तो क्या ये 2 से पूर्णतः विभाजित होता है। कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, अगर ये पूछने जाए तो ये कोई नहीं बता पाएगा क्यों नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्यों, ये पता कैसे हमें कि ये पूर्णतः विभाजित होता है ये नहीं होता, ये तो सभी को आ रहा है कि ये नहीं होता है, लेकिन क्यों नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा हमें समझना है कि हमने जब इसको हम डिवाइड करने जाते हैं तो ये डिवाइड होने के बाद हमारे पास क्या बच रहा है, इसमें कुछ ना कुछ शेष बच रहा है। क्या बच रहा है, शेष बच रहा है। और ऐसी कोई भी संख्या जिसमें अगर शेषफल बच रहा हो, क्या बच रहा हो, शेषफल, तो समझ लो कि वो पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही है। और यहां हमें चाहिए ऐसी संख्या जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब सोचो थोड़ा सा कि ये जो 7 लिखा हुआ था, अगर हम तुमसे बोलें कि इसमें से हम ऐसा क्या कर दें, 7 में से क्या घटा दें या क्या जोड़ दें कि ये अपना 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, तो इसमें एक समझ में आ रहा होगा। जैसे अगर हम 7 में डिवाइड करते हैं तो यहाँ शेषफल बच रहा है 1। ठीक, सोचो कि अगर ये 1 की जगह 2 हो जाए तो फिर ये 2 से पूरा विभाजित हो जाएगा। अगर इस 1 को हम 2 बनाएंगे तो हमें 1 7 में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो संख्या क्या आ जाएगी, 8। और या फिर दूसरा तरीका है कि हम अगर माइनस करते हैं तो इसको डायरेक्ट इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 6। और ये दोनों ही संख्याएं 2 से हमारी पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगी। अब देखते हैं 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। ठीक, हमने अभी समझा कि पूर्णतः विभाजित मतलब क्या होता है, और बड़ी से बड़ी संख्या हम पहले समझ के आए हैं। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं बड़ी से बड़ी संख्या जो हमारी 4 अंकों की है, और इसको हमें डिवाइड करना है काय से, 88 से। ठीक है, अब बड़ी से बड़ी 4 अंकों की हम पहले संख्या लिख लेंगे और इसको पहले डिवाइड करेंगे। 88 कम 88 का हमने डिवाइड किया, 88 कम 88, यहाँ हमारे बचे 11 अंक उतारे हमने 9 के। उसके बाद हमने फिर से एक बार टेबल पढ़ी, 88, यहाँ बचा अपना 1 और यहाँ बचे अपने 3 अंक उतारे हमने फिर से 9 के। अब ऐसी ऐसी कंडीशन भी तुम लोगों को कई बार आ सकती है, तुम बोलोगे सर हमें तो 88 की टेबल ही नहीं आती। अब हम क्या करें, अब अगर टेबल नहीं आती है तो एक सही तरीका ये होता है कि इसका इकाई का अंक ले लो, यानी हमने इसमें से एक अंक छोड़ दिया और एक अंक यहाँ से छोड़ दो, तो यहाँ से बचा अपने पास 31। ठीक है, तो हम इसका पहले भागफल निकाल लेंगे, 8 की टेबल पढ़ेंगे कि 31 से ज्यादा नहीं हो जाए। ठीक है, तो 8 3 24, यानी लगभग अपना 3 बार में आ जाएगा। तो हमने यहाँ
क्या किया, 3 बार मल्टीप्लाई किया, 8 × 3 = 24 की 4 हंसलाएं 2, और 8 हंसलाएं 2, और 8 × 3 = 24 और 2 = 26। अपना कितना आ गया, 264। घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, 5। इधर तुम्हारा 11 में से 6 गया तो फिर से 5, यहाँ हासिल आ जाएगी तो ये कट जाएगा। ये 55 जो बच रहा है वो क्या है, अपना शेषफल। क्या है ये, अपना शेषफल। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर ये शेषफल नहीं होता तो ये संख्या क्या होती, पूरी तरीके से 88 से विभाजित हो जाती। जैसे कि 7 में दिमाग लगाया था कि अगर वो शेषफल 1 नहीं होता तो वो पूरा पूरा 2 से डिवाइड हो जाता। और उसके नहीं होने के लिए क्या करेंगे, 2 कंडीशन है। या तो हम कोई संख्या इसमें जोड़ दें, 55 में कुछ ऐसा जोड़ दें कि 88 बन जाए। 55 में कुछ ऐसा जोड़ दें कि ये क्या बन जाए, 88 बन जाए। लेकिन अगर हम 55 में कुछ जोड़ेंगे तो तुम लोगों को मालूम है कि ये जो अपना संख्या लिखी हुई है, वो जो संख्या हम लोगों ने लिखी है वो संख्या क्या है, वो है अपनी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी। उसमें अगर कोई भी हम संख्या जोड़ेंगे तो हमें आंसर में चाहिए 4 अंकों की, लेकिन वो तो हो जाएगी 5 अंकों की, क्योंकि मालूम है कि अगर बड़ी से बड़ी संख्या हो तो उसमें अगर एक भी जोड़ दिया जाए तो वो 5 अंकों की बन जाएगी। ठीक है, इसलिए हम इसमें जोड़ने का काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें घटाने का काम करेंगे। घटाने में कुछ ज्यादा परेशानी नहीं है, सीधा सीधा जो शेषफल बचा है उसको हम संख्या में से माइनस कर देंगे, यानी 9999 में से माइनस कर देंगे 55 को, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 9944। अब अपना इसको आंसर देख लो, 9944। ऑप्शन नंबर सभी को दिखाई दे रहा होगा अपना आंसर। ठीक, तो इसमें सिर्फ 2 कंडीशन है जो तुम लोगों को ध्यान में रखनी है, कि या तो जोड़ने वाली कंडीशन है या फिर घटाने वाली कंडीशन है। ठीक है, अब ये घटाने वाली कंडीशन में तो कुछ ज्यादा समस्या नहीं है कि हमने सीधा सीधा घटा दिया। जोड़ने वाली कंडीशन आएगी जिसमें बड़ी से बड़ी की जगह क्या लिखा हो, छोटी से छोटी लिखा हो। क्या लिखा हो, छोटी से छोटी। जिसमें छोटी से छोटी लिखा हो उसमें उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि हमें घटाना नहीं पड़ेगा, उसमें हमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक आध क्वेश्चन आगे का देखते हैं, इस टाइप के भी क्वेश्चन अभी मिलेंगे हम लोगों को। ठीक, चले फिर से आ गया, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी क्या संख्या होगी जो 95 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ये क्वेश्चन तुम लोगों के लिए होमवर्क में है। इसमें 95 से डिवाइड करना है 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या को, और जैसे सेम टू सेम क्वेश्चन है जैसा 12 हम लोगों ने किया। फिर से 3 अंकों की है जो बड़ी से बड़ी संख्या जो 15 से विभाजित हो, तो सेम टू सेम क्वेश्चन ये भी है। 4 अंकों की लघुत्तम, हाँ अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्या मतलब होता है इसका, जो हमने लिखा हुआ है वहां पे लघुत्तम। लघुत्तम का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा लिख लेना। लघुत्तम, ये वर्ड तुम लोगों को कंफ्यूज करते हैं, समझ में नहीं आ सर ये लघुत्तम का मतलब क्या है। लघुत्तम मतलब है छोटी से छोटी। क्या मतलब है लघुत्तम, छोटी से छोटी। अब एक दिमाग चलाओ कि अगर हम छोटी से छोटी को लघुत्तम बोलते हैं तो बड़ी से बड़ी संख्या को क्या बोलेंगे, कुछ आ रहा है दिमाग में, उसको बोलेंगे हम महत्तम। क्या बोलेंगे, महत्तम। कभी कभी ऐसे शब्द लिखे आ जाते हैं कि समझ में नहीं आता कि वो है क्या। तो महत्तम मतलब बड़ी से बड़ी। जैसे पिछले वाले सवाल में किया था, उसमें लिखा आ सकता था कि बताइए 5 अंकों की महत्तम संख्या क्या होगी। तो महत्तम मतलब बड़ी से बड़ी, और लघुत्तम मतलब छोटी से छोटी। तो ये तो समझ में आ गया कि क्वेश्चन का मतलब क्या है। ऐसी हमें छोटी से छोटी संख्या चाहिए, कितने अंकों की चाहिए, 4 अंकों की संख्या चाहिए जो क्या हो जाए, 82 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, देखते हैं इसको। अब 4 अंकों की छोटी से छोटी, पहले तो हमने संख्या लिख ली, तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, 1000। 82 से हमें विभाजित करना है,
तो 82 का हम इसमें भाग दे देंगे। हमने भाग दिया 82 एकम 82। ये तो सबको आता है कि भैया 100 से छोटी संख्या है, एक बार देना, 1 तक का पहाड़ा सबको आता है, 2 तक का भी आता है। घटाया, यहाँ बचे 8, यहाँ से लाई एक 8 और 1 9, 10 में से 9 गए तो बचे 1। कितना बचा? 1। वो यहाँ हासिल लाई तो ये कट गया। अंक उतारा हमने 0 का। फिर हमने 8 की टेबल पढ़ी, तो 8 की टेबल हमने पढ़ी 18 में, जैसा पिछली बार किया था। एक अंक इसका हटा दिया, एक अंक इसका हटा दिया। 8 की टेबल पढ़ी हमने कितनी बार? 8 दूनी 16 यानी 2 बार। तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे? 2। अब 2 का कर दो इसमें मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, हमारी संख्या क्या आ गई? 164। तो अब घटाएंगे इसको, 10 में से 4 गए 6 बचे, यहाँ से लाए, यहाँ पर 8 में 7 गया तो 1 बचे, यहाँ ये क्रॉस हो गया, ठीक। अब ये जो 16 बचा हुआ है ये है अपना शेषफल। क्या है? शेषफल। अब फिर वही बात आ गई यहाँ पर, पहले भी वही आई थी कि अगर हमें पूर्णतः विभाजित संख्या चाहिए और शेषफल बच रहा हो तो 2 कंडीशन है। या तो उसमें उसको हम किसके समान बना दें, जो हमारा भाजक दिया गया हो, शेषफल को उसके बराबर बना दें, ठीक है। या फिर हम शेषफल को संख्या में से घटा दें। अगर हम इस 4 अंकों की संख्या में से एक भी घटाएंगे, 16 तो बहुत बड़ी बात है, तो ये क्या 3 अंकों की नहीं बन जाएगी? हमें तो 4 ही अंकों की चाहिए, तो हम इसमें घटाने वाला काम तो कर नहीं सकते हैं। हम इसमें क्या करेंगे? जोड़ने का काम। अब जोड़ने का काम करेंगे तो घटाने में तुम सीधा सीधा कर देते थे कि संख्या में से संख्या को घटा दिया, खत्म। लेकिन अगर जोड़ने का काम हो तो क्या ध्यान में रखना है? ये ध्यान में रखना है कि जोड़ना किसको है। अब ये 16 है तो पहले से ही इस संख्या के ही है, पहले से ही है, और हम डिवाइड कर रहे हैं 82 से, तो कमी कितने की पड़ रही? वो कमी तो यहां से निकल करके आएगी। 16 को तुम्हें पहले 82 में से क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। अब इसमें से इसको घटाओ तो ये बचेंगे कितने तुम्हारे? 6 बचे। यहाँ हासिल आए तो ये बचेंगे फिर से 6, यानी कितने बचे? 66। और अब ये जो अपनी संख्या आई है, ये संख्या जाकर जुड़ेगी कितने में? 1000 में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1066। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 82 से पूर्णतः भाज्य हो वो कौन सी आ गई? 1066। इसमें कुछ होमवर्क भी कर सकते हो, 5 अंक लिख लो, यहाँ पे 6 अंक लिख लो, 7 अंक लिख लो, फिर 82 से करके बताओ, ठीक है। इस टाइप के सवाल भी करके देख सकते हो। चलें फिर से आगे देखो, ये सेम क्वेश्चन है जैसा आप लोगों ने पीछे किया, तो ये तुम लोगों के होमवर्क में रहेगा। और 75 से पूर्णतः भाजित है। 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग। किसका योग चाहिए हमें? गुणजों का योग। देखिए पहले तो गुणज कहलाते क्या है इसको समझ लें। 2 चीजें हैं समझने की, देखें इसको ध्यान से। एक तो है हमारे सामने गुणज, क्या है? गुणज। और दूसरा होता है हमारे सामने गुणनखंड। क्या होता है? गुणनखंड। ये चीजों की हमने सेपरेट वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि ये क्वेश्चन के साथ में समझोगे तो समझ में आती जाएंगी चीजें। गुणज क्या कहलाता है? देखो ध्यान से, ये लिखा हुआ है गुण। गुण का मतलब गुणा। क्या? गुणा। यानी जो चीज कहां से आई हो? गुणा यानी कि मल्टीप्लाई। कहां से आई हो? जो मल्टीप्लाई से आई हो, ठीक है। अब जैसे हमने कहा कि बताओ एक के गुणज बताओ, तो एक में अगर हम एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही आएगा, अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। कितने भी अनंत संख्याओं तक हम गुणा करते जाएंगे वो अनंत संख्या हमें मिलती जाएंगी। ऐसे 2 का देख लो, 2 के अगर हम गुणज लिखना चाहें तो 2 का गुणज यानी 2 में 1 का गुणा करो तो 2 आएगा, 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 आएगा, 2 में और आगे की संख्या को गुणा करेंगे तो आने वाली संख्याएं आती जाएंगी। अब इसमें एक प्रश्न उठता है, अगर हम तुम लोगों से पूछें बताओ क्या क्या ये जो संख्या हमने लिखी है 2684, क्या ये 2 का गुणज हो सकती है? बिल्कुल। क्यों हो सकती है? क्योंकि जो गुणज होते हैं वो अनंत होते हैं। क्या होते हैं? अनंत होते हैं, ठीक है। क्योंकि 2 में कितनी भी संख्याओं का तुम मल्टीप्लाई करते जाओगे, अगर ये संख्या 2 से पूर्णतः भाज्य है तो समझ लो वो 2 की गुणज है, ठीक है।
अब गुणनखंड क्या कहलाते हैं इसको समझ लो थोड़ा सा, इसको हम मिटाए दे रहे हैं। गुणनखंड क्या कहलाते हैं इसको देख लो। गुणनखंड यानी कि यहां पे देखो गुणन और इसमें कर दिया खंड। खंड माने होता है विभाजित करना। क्या होता है? विभाजित करना। जब किसी संख्या को कौन कौन सी संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है या किसी संख्या को और किन किन संख्याओं में तोड़ा जा सकता है, वो उसके गुणनखंड होते हैं। जैसे हमने एक लिखा, अब एक किस किस से डिवाइड हो सकता है? एक से। दो किस किस से हो सकता है? एक से और दो से। तीन एक से और तीन से। चार एक से, दो से और चार से। तो ये क्या कहलाएंगे? गुणनखंड। अगर हम कहें कि 16 के गुणनखंड लिखो तो क्या आ जाएगा? 1 2 4 8 और 16। जिन संख्याओं से भी दी गई संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाए वो उसके क्या कहलाते हैं? गुणनखंड कहलाते हैं। और गुणनखंडों की संख्या अनंत नहीं होती है, ये सीमित होती है। कैसी होती है? सीमित होती है। सीमित माने एक सीमा में निश्चित, किसी के दो भी हो सकते हैं, किसी के चार भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से संख्या होती है। तो ये समझ में आ गया होगा कि गुणज और गुणनखंड क्या है। अब हमारे सवाल को देखते हैं इसमें क्या है। देखें, 6 के प्रथम, प्रथम माने सबसे पहले वाले, और 5 काय का योग चाहिए हमें? गुणजों का। तो लिखते हैं 6 के अगर प्रथम 5 गुणज हम लिखें तो 6 12 18 24 30। ठीक, कितने आ गए? 5 गुणज हो गए। अब इनको योग चाहिए, योग चाहिए तो इनको क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। तो जोड़ देते हैं इनको, यहां से जोड़ते हैं 12 और 6 18, 18 18 36, 36 और 24, 36 और 24 हो गए तुम्हारे 60, 60 और 30 90। ऑप्शन कौन सा हो गया अपना? पहला वाला आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अब इसमें इसके होमवर्क में क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन के? 6 की जगह 7 कर लो, 8 कर लो, 9 कर लो, या 9 से लेकर के 10 11 12 कम से कम 50 तक करके भी ला सकते हो, 100 तक करके ला सकते हो। तो ये अपने होमवर्क में कर सकते हो, इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तुम लोगों की। 13 के प्रथम 7 गुणजों का योग किसके? एक और शब्द जो हमें समझने के लिए जरूरी है, निकटतम। निकटतम माना होता है पास में। इसका अर्थ क्या होता है? पास में। ठीक है, कौन ज्यादा दूरी पर है, कौन ज्यादा पास में है। ठीक है, जैसे अगर हम लिख दें यहाँ पे, कोई भी हमारे आसपास में बैठा हो तो बोलते हैं ना कि ये पास में है, ये निकटतम है, दूरी पर है। ठीक है, एक ऐसा ही शब्द है निकटतम। निकटतम माने जो हमारे सबसे पास में है। अब संख्याओं में भी क्या कोई संख्या एक दूसरे के पास होती है? बिल्कुल होती है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि अगर हम कोई भी संख्या लिख दें, यहाँ पे हमने लिख दिया जैसे 12 18, और बीच में हमने लिख दिया यहाँ पर 15, हमने लिख दिया यहाँ पे 16। कितना लिख दिया? 16। और फिर तुम लोगों से कहा कि बताओ ये 16 किसके निकटतम है? 16 किसके निकटतम है? 12 में हम कितने जोड़ेंगे? 4, तब जाके क्या आएगा? 16। और 16 में हम क्या जोड़ेंगे? 2, तब जाके क्या आ जाएगा? 18। माने इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 4 का। जबकि 16 और 18 में डिफरेंस कितने का है? 2 का। तो अगर हम तुमसे पूछें कि बताओ 16 किसके निकटतम है, तुम बोलोगे सर ये तो किसके निकटतम है? 18 की। अब ऐसे ही गुणजों का योग तो निकालना है, लेकिन अगर उसके आंसर को हम मिलाने के लिए बैठ जाएंगे तो इसमें आंसर हो सकता है कि वो आंसर हमारे ना मिले, मैच ना हो। तो हम पहले योग निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं कि वो किसके निकटतम है। ठीक, तो पहले 13 के 7 गुणज लिख लेते हैं। 13 26 39 52 65 78 91। ठीक, और इनको जोड़ लेते हैं, कितना आ रहा है? जोड़ेंगे इनको तो पहले जोड़ के देख लो इनको। 7 गुणजों का योग 91 और 13 26 33 39, 39 और 39, तो एक 8 और 1 9, 9 5 14 14 2 16, 16 9, 16 9 25, 25 6 31, 31 3
34 की 4 आंसर लाएं 3, 9 7 16, 16 6 16 6 22, 22 5 27, 27 3 30, 30 2 32 और 1 33, 33 और 3 हासिल के 36, कितना आ गया 364। अब इसमें ऑप्शन देखो, क्या 364 तुम्हें नजर आ रहा है? किसी को 364 नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। अगर हमें 364 नजर नहीं आ रहा है तो हमें देखना है कि 364 पास में किसके है, 60 के पास है कि 65 के पास है कि 70 के पास है या 75 के पास है, तो वो चीज कहलाती है निकटतम। तो समझ में आ रहा होगा कि 364 किसके पास है, 365 के पास। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 365। ठीक, नेक्स्ट देख लो। 1 से 25 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? अब इसमें एक संख्या आई है, कौन सी? प्राकृत संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? गिनने के लिए। और गिनती कहां से शुरू होती है? 1 से। तो 1 से अनंत तक की संख्याएं, कहां तक की? अनंत। 1 से अनंत तक की संख्याएं जो हैं वो क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। और 0 से अगर पूछा जाए तो 0 से अनंत तक की जो संख्या है वो क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब हमें चाहिए 1 से 25 तक की प्राकृत संख्याओं का योग। और इस योग के लिए तुम लोगों को कुछ नहीं है, एक छोटा सा फॉर्मूला याद करना है। अगर फॉर्मूला याद नहीं करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा समझ लो खाली। अगर हमें 1 से कहीं तक की भी प्राकृत संख्या पूछी जाए तो हम क्या करेंगे? संख्या लिख लेंगे, उससे एक ज्यादा लिख लो। कितना? एक ज्यादा, और भाग दे दो कितने से? 2 से। ठीक है, अगर इसी का हम फॉर्मूला बनाना चाहें तो इसको मान लो n या x। अब अगर हमने इसको x माना तो इसको क्या मानेंगे? ये इससे एक ज्यादा है तो x प्लस 1। क्या मानेंगे? x प्लस 1। और बर्थडे में हमने कितना लिखा? 2। तो ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो। फॉर्मूला याद नहीं है तो सब सीधा सीधा है कि संख्या उससे एक ज्यादा और बटे में 2। तो अब 2 से हमने सीधा सीधा किसको किया? 13 को 26 को काटा तो क्या लिखा? 13 लिखा। 13 का गुणा कर दिया हमने 25 में, 13 बना 65, 13 दूनी 26 और 6 32। अपना आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 3, 325। अब सोचो कि अगर प्राकृत की जगह तुम्हें क्या दिया जाता? पूर्ण दिया जाता, फिर क्या करते? अगर पूर्ण दिया जाए, अगर संख्या लिखी हो कि 1 से 25 तक, तो समस्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो जीरो उसमें शामिल नहीं किया गया है। लेकिन अगर एक ऐसा क्वेश्चन कहा गया है कि प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का योग निकालो। काय का योग निकालो? प्राकृत संख्याओं का। तो हमने निकाला ही है कि प्रथम प्राकृत पूछ रहा है 25, तो 25 गुणे 26 बटे 2। अब 25 की जगह कोई भी संख्या आ जाए, 25 की जगह कोई भी संख्या आ जाए। मान लो कि उन्होंने कहा कि प्रथम 40 संख्याओं का निकाल के दिखाओ हमें। कितनी संख्याओं का? 40 संख्याओं का। हम क्या करेंगे? 40 गुणे 41 बटे 2। 50 तक की चाहिए तो हम क्या करेंगे? 50 गुणे 51 बटे 2। और 2 से ये बड़े आराम से कट जाता है, यहाँ आ जाएगा 20। गुणा कर दो, 41 दूनी 82, जीरो का आ जाएगा 0। ये हो गया अपना आंसर कितना? 820। ठीक, लेकिन अगर तुमसे कहा जाए कि प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं की जगह क्या बोल दिया उन लोगों ने? पेपर वालों ने बोल दिया कि पूर्ण संख्याएं का योग ज्ञात करो। किसका याद करो? पूर्ण संख्याओं का। अब थोड़ा सा हम लोगों को, या तो तुम ऐसा समझ लो कि अगर उसने बोला है कि प्रथम 40 पूर्ण संख्याएं हैं, तो 40 पूर्ण संख्याएं प्रथम होंगी तो वो शुरुआत कहां से होगी? 0 से। और 0 से शुरू होंगी 40 संख्या होंगी तो कहां तक जाएंगी वो? 39 तक। तो इसका आंसर क्या होगा? या तो 39 गुणे 40 बटे 2, इस तरीके से निकाल लो अगर पूर्ण का दिया गया है तो। या दूसरा तरीका ये है कि पूर्ण का दिया गया है, ज्यादा परेशान नहीं होना है, जो 40 लिखा है उसको लिख दो। प्राकृत में लिखते थे हम एक आगे का अंक और पूर्ण में लिख देते हैं एक
पीछे का अंक, सेम टू सेम चीज। ठीक, इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो 1 से 25 तक इसमें दी गई हैं, 35, 40, 45, 50, ये होमवर्क में करके ला सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, 1 से 40 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? ये सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया। तो हमें खुद मालूम है कि 40 गुणे 41 और बटे में 2। क्या ऐसा हमें ऑप्शन में दिख रहा है? ये दिख रहा है, देखो 40 गुणे 41 और बटे 2। तो ये अपना ऑप्शन नंबर 1। ठीक, तो आज के लिए क्वेश्चन नंबर 20 तक पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 20 तक रहने देते हैं और इसके आगे की नेक्स्ट वीडियो आगे की फिर से मिलेगी जो 20 क्वेश्चन की होगी। ठीक है, इस चैप्टर को हम लगभग 3 वीडियो में कवर करेंगे।